श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। आज का हमारा विषय है सटीक और टिकाऊ कृषि के लिए मशीनीकरण, जिसके लिए एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रऊफ अहमद पर्रे, साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आप सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सटीक और टिकाऊ कृषि के लिए मशीनीकरण विषय के बारे में। आज खेती का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले जहाँ किसानों को हर काम के लिए ज्यादा मेहनत और समय लगाना पड़ता था, वहीं अब आधुनिक मशीनें खेती को आसान बना रही हैं। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप सिंचाई और ड्रोन जैसी तकनीकों की मदद से किसान कम मेहनत में ज्यादा और बेहतर फसल उगा पा रहे हैं। मशीनीकरण सिर्फ काम को तेज नहीं करता, बल्कि पानी, खाद और बीज की भी बचत करता है। इससे खेती का खर्च कम होता है, साथ ही पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि आज टिकाऊ खेती के लिए आधुनिक तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी माना जा रहा है। और आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रऊफ अहमद, सीनियर साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आज हम सटीक और टिकाऊ कृषि के लिए मशीनीकरण विषय पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे देश में कृषि क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण की क्या भूमिका है? देखिए, अगर आप देश का कृषि देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ गया है, अगर आप 1947 में देखेंगे तो ज़्यादातर जो काम हो रहा था बैलों के ज़रिए से हो रहा था। उसके बाद आगे आगे देश के जो कृषि है इसमें तरक्की हो गई और इसमें ट्रैक्टर का जोर आने लगा। तो जब हमने ट्रैक्टर का और मशीनीकरण का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसमें आप देखेंगे कि उससे क्या हो गया कि हमारा जो लेबर लगता था, हमारा जो लागत लगता था वो कम होने लगा। इसलिए देश के जो कृषि में आज की डेट में हम देखते हैं कि जो मशीनीकरण है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मेहनत है कम मेहनत में वही काम हो जाएगा, कम लागत में वही काम हो जाएगा और देश का जो कृषि है वो भी दूसरे जो क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज़ है, उनकी तरह जो मशीनीकरण के ज़रिए से आगे बढ़ जाएगा। तो सर, अभी हमने जाना मशीनीकरण की भूमिका के बारे में, तो आगे चलते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कृषि क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण के सबसे उपयोगी उदाहरण क्या देखने को मिलते हैं? देखिए, कृषि में अगर आप देखेंगे कि पहले से अगर आप शुरू कर देंगे कि जब भी हम किसी फसल में कृषि का उसमें यंत्रीकरण का इस्तेमाल करते तो उसमें आप देखेंगे पहले हमको खेत को तैयार करना पड़ता है, उसके साथ साथ जब हमको बुआई करना पड़ता है, उसके साथ आगे जब हम चलते हैं तो छिड़काव की ज़रूरत पड़ती है और आखिर में जब हमारा फसल तैयार हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि उसकी कटाई के लिए हमको मशीनीकरण इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हो गया एक वे में, किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं कहाँ पर हम मशीनीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देश को लेंगे, देश में आप देखेंगे कि फसल अलग अलग है, जगह अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है और जो उनका ढालान है वो भी अलग अलग है। तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अभी अगर हम उपयोग की बात करेंगे तो फसल की बुआई में और कटाई में बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ साथ कुछ फल ऐसे हैं जिनमें बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, उनमें भी करने की ज़रूरत है। तो सर, जो कृषि मशीनीकरण होता है उससे किसानों की आय में कैसे वृद्धि की जा सकती है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि जो कृषि में हम देखते हैं, मैंने जो पहले भी बात की आपके इस प्रोग्राम में कि हमारा जो देश का जो एग्रीकल्चर रहा है इसमें बहुत लेबर की ज़रूरत पड़ी है, इसमें बहुत इनपुट की ज़रूरत पड़ी। आप चाहे बीज लेंगे, खाद लेंगे, हर किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम मात्रा को माप सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम कितनी रिक्वायरमेंट है उतना दे सकते हैं। इसलिए जब से मशीनीकरण आया है, पहली बात क्या हो गई है
कि वही काम जो घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो अगर आपको लेबर चाहिए, आपको मजदूर की ज़रूरत है दिन के लिए, अब आपको 1 घंटे के लिए ज़रूरत है। उसके साथ जब हम बात करते हैं कि कॉस्ट की, जो हम इनपुट कॉस्ट की जो लागत लगती है, आप बहुत ज़्यादा बीज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप हाथ से उसको खेत में फैला देते हैं। अब उसी का अगर आप मशीनीकरण के ज़रिए से करते हैं तो उसमें क्या होता है, बीज की बचत हो जाती है। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब हम खेत को सही से मशीनरी के ज़रिए से तैयार करते हैं, खास तौर पर जैसे अगर आप लैंड लेज़र लेवलर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। आगे देखेंगे जब हमको कटाई की ज़रूरत है, तो अगर हम हाथों से कटाई करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, बहुत दिन मजदूर चाहिए, बहुत लागत चाहिए, लेकिन वही काम हम मिनटों में करते हैं और जो हमको फसल है बिल्कुल बैग में मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, पहला हमारा जो है टाइम की बचत, लेबर की बचत और जो इनपुट कॉस्ट है उसकी बचत हो जाती है। तो इन सब को अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे किसानों को मशीनीकरण से कितना लाभ मिलता है, कितना उनका जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है और जो हमारा बचत है वो हो रहा है, और ओवरऑल में देखेंगे कि उनका जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है। तो सर हम ये देखते हैं कि जो भारत है वो एक विविधता वाला देश है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र हैं कृषि के, कोई मैदानी क्षेत्र है तो कोई पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहाँ पर ये देखते हुए मृदा की उपज में भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो क्या ऐसी विविधता वाले क्षेत्रों में भी एक ही प्रकार की मशीनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, ये हमारे देश की अच्छाई भी है और चैलेंज भी है। हमारे देश में क्या है कि आप देखेंगे बहुत ही डाइवर्सिटी है हमारे देश में। आप देखेंगे जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे मैदान भी है। आप देखेंगे जहाँ हमारा जो टेम्परेचर है वो 45 जा रहा है, दूसरी साइड से माइनस में जा रहा है। तो ये देश की जो डाइवर्सिटी है, इसी के हिसाब से हमारा जो मशीनीकरण है इसका मॉडल भी चल रहा है। मतलब ये है कि जो हमारे पहाड़ वाले क्षेत्र है उसमें कैसी मशीनरी चाहिए, उसमें छोटी मशीन चाहिए, उसके हल्की मशीन चाहिए। ट्रैक्टर बड़ा नहीं चल सकता है तो छोटा ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ क्या है कि जैसे मैदान वाले इलाकों में अगर आप मैकेनाइजेशन देखेंगे तो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर चल सकता है, बड़ी मशीनरी चल सकते हैं। इसलिए जो हमारा जोर है जिसको हम बोलते हैं हिल मैकेनाइजेशन, मतलब पहाड़ों के लिए मशीनीकरण अलग होना है और जो मैदानी एरियाज़ है उनमें अलग होना है। और पहाड़ी में मैंने जैसे बात किया, हमको उसके वज़न पे, हमको उसके साइज़ पे, हमको उसके मटेरियल पे ध्यान देना है। और वहाँ का जो खेत है, यही नहीं है कि वहाँ पे जैसे पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पुलाड़ भी बहुत कम साइज़ के, तो उसमें जैसे हमको मशीन को टर्न करना है, मशीन को चलाना है, तो वो भी हमको देखना है कि कम एरियाज़ में वो टर्न कर पाए। तो इसलिए हिल के लिए अलग मॉडल चलेगा, मैदान के लिए अलग। जी सर, तो हम ये भी देखते हैं कि जो मशीनीकरण है एक महंगी प्रक्रिया है, तो इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। तो छोटे किसान इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही जो हमारे देश में देखते हैं कि कोई भी मशीन अगर आप लेंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000 में किसानों को लेना पड़ता है। और हमारे देश में 80% से ऊपर किसान छोटे स्तर के हैं, मतलब उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है। तो इसलिए अगर हर कोई किसान मशीन खरीदेगा उसके लिए सही नहीं है। इसलिए इस देश के लिए जो सबसे अच्छा मॉडल है वो है कस्टम हायरिंग। कस्टम हायरिंग का मतलब है जैसे आजकल हम जो देखते हैं टैक्सी का मॉडल इस्तेमाल करते हैं कि हर किसी को गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास गाड़ी है, दूसरा बंदा पे करेगा कितने किलोमीटर के हिसाब से, वही मॉडल कृषि में भी चलेगा। मतलब ये है कि कस्टम हायरिंग में क्या होना है, एक किसान, एक एफपीओ, कुछ युवा वो मशीन को ले सकते हैं और दूसरे किसानों को उसके इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं। तो ये कस्टम हायरिंग मॉडल ही सक्सेसफुल रहेगा। और इसमें दूसरी बात ये भी है कि देखिए, हमारी जो भी मशीन होती है अगर हर कोई ख़रीदेगा तो वो साल में कितने घंटे इस्तेमाल करेगा, 50, 100, इससे ज़्यादा नहीं। तो उससे क्या हो गया, अगर किसी ने 3 लाख की मशीन खरीदी और 50 घंटा इस्तेमाल किया, 10 साल में तो मशीन ख़त्म होनी है। तो इसका मतलब है उसने वो पैसा बंद करके रखा, इसलिए उसके लिए वो मुनाफा भी नहीं देगा। इसलिए हर किसी को मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ को मशीन खरीदना चाहिए और उनके लिए ज़रूरी है वो ना कि सिर्फ अपने खेत पे इस्तेमाल करें, उसको दूसरे खेतों पे भी इस्तेमाल करने के लिए दे दें। उसको कस्टम हायरिंग मॉडल बोलते हैं। आप सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो इस कार्यक्रम में अभी आप ये जान रहे थे कि कृषि में मशीनीकरण क्या महत्व रखता है और ये मशीनें छोटे किसानों के लिए कैसे उपयोगी होती हैं, वो क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ आगे चलते हुए अब हम जानेंगे कि कोई किसान कृषि करते हुए जब मशीनों का इस्तेमाल करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं इस टाइम, उनको ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कृषि में ना जिसको बोलते हैं कि इस चीज़ को नेगलेक्ट किया गया कि जब भी हम किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही जगह क्या होता है दुर्घटनाएं होती है। आप सिंपल से ले लीजिए कि अगर किसी के घर में चैप कटर है, जो हमको चारा काटने की मशीन है, आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव में बच्चे क्या होते हैं उस चारा काटने की मशीन के साथ टंग जाते हैं, अटक जाते हैं, तो उनका हाथ कट जाता है। इसी तरह जब हम खेत में किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो चलते चलते कोई बंदा उसके बीच में खड़ा हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है ना मशीन में कुछ चीज़ें रोटरी पार्ट्स होते हैं और हमारे महिलाएं जो है उनका जो ड्रेस होता है अगर वो लूज़ होता है वो फंस जाता है। तो जब भी हम मशीन का इस्तेमाल करें पहली बात यह है कि चलते समय मशीन के बीच में ना आ जाएं, और ये भी देखें कि जो भी हम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ हमारे गाँव में क्या होता है कि मशीन रात में इस्तेमाल की जाती है, बोलते हैं कि आज रात ही काम ख़त्म करना है, लाइट प्रॉपर नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी मशीन का इस्तेमाल करें, चाहे घर के पास कर रहे खेत में कर रहे, लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जितने भी रोटरी पार्ट्स हैं उनको कवर करने की ज़रूरत है, और जो भी हम ड्रेस पहन रहे हैं जब भी हम मशीन के साथ हैं वो लूज़ ना हो ज़्यादा। उससे क्या होगा कि मशीन में फंसने का चांस रहेगा, दुर्घटना होने का चांस रहता है। उसके साथ साथ जब भी हम खेत में जाते हैं बहुत सारे एरियाज़ में ना क्या होते हैं सांप को किसी के काटने का डर रहता है, तो थोड़ा सा फर्स्ट एड रखना ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मोबाइल फ़ोन। हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, दूसरे साइड से मशीन चलाते हैं, तो उससे भी दुर्घटना होने का चांस रहता है। इसलिए जब भी हम खेत में कोई काम करें, मशीन चलाएं, हमको मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करना। जी सर, तो जैसे अभी हमने जाना कि मशीनों का इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सर जब मशीन का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, वो काम हो जाता है उस मशीन से, तो उसके बाद उसकी देखरेख कैसे कर सकते हैं किसान भाई बहन। ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे देश में। आपने देखा होगा कि हमारे किसान भाई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं 8 लाख का, मशीन खरीद रहे हैं 3 लाख का, बाइक खरीद रहे हैं 1 लाख का। लेकिन अगर आप इन तीनों चीज़ों को किसी भी किसान के बाहर देखेंगे, बाइक को कवर किया है, ट्रैक्टर ओपन में है, मशीन ओपन में है। ये क्या हो रहा है, 8 लाख का ट्रैक्टर है, 3 लाख की मशीन है, जंग खा रहे हैं, लेकिन बाइक 1 लाख 1.5 लाख के उसके ऊपर कवर है। तो इसीलिए किसान भाइयों को इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि आपका मशीन का जो लाइफ है कम से कम 10 साल तो होना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया, खेत में इस्तेमाल किया, कोई भी डिस्क प्लो, डिस्क हैरो और लेके आए अपने आंगन में छोड़ दिए, तो वो जंग खाएगा। एक तो पहले ज़रूरी है कि आप उसको साफ़ करें, और उसके ऊपर भले अगर आप कोई शेड ना बना पाएँ, कम से कम पॉलीथीन का ही कवर करें, ख़ासतौर पर बारिश के मौसम में। इसी तरह जब आप ट्रैक्टर को लेके आते हैं, आपने खेत में इस्तेमाल किया, अब आपको अगले सीज़न के लिए उसको घर के पास रखना है, तो उसके ऊपर भी कवर रख दिए, और बैटरी जो है उसको निकाल के रखिए। उसको आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं उस दौरान में, उसके टर्मिनल्स को आप प्रॉपर रख लीजिए, नहीं तो क्या हो गया, वो भी आपका बैटरी का लाइफ ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे मशीन्स में, ट्रैक्टर में कुछ ग्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं, उनका प्रॉपर ग्रीजिंग होना ज़रूरी है। तो ये मिनिमम आपको करना पड़ेगा अगर आप किसी भी मशीन का सही से उसका इस्तेमाल और उसकी प्रॉपर लाइफ में यूटिलाइजेशन चाहते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, वही है, बहुत सारे हमारे किसानों की 3 लाख 3.5 लाख की मशीन 2-3 साल में ख़त्म, जंग खा रही है। तो सर मशीनीकरण में प्रशिक्षण की क्या भूमिका है, और जो किसान भाई हैं वो कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। देखिए, जो मशीनीकरण है चूँकि है तो टेक्नोलॉजी, अब हमारे किसान भाई क्या है ना, बहुत सारे लोग तो ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, लेकिन कोई भी मशीन ख़रीदते हैं उसको जब हम सही से इस्तेमाल करेंगे तभी हम उसका सही से लाभ ले सकते हैं। अगर किसी किसान भाई ने मान लीजिए कोई रोटावेटर ख़रीदा, अगर उनको पता ही नहीं है कि रोटावेटर किस स्पीड में चलाना है, कब इस्तेमाल करना है, किस डेप्थ में करना है, तो उसका सही से उपयोग नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है प्रशिक्षण की। और हमारे देश में एक तो डिफरेंट क्षेत्र में
ट्रेनिंग सेंटर्स है, जैसे सेंट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर है, नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर है, जहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि फार्म मशीनरी को कैसे आप इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ इस देश की सबसे अच्छी बात है कि हमारे हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र आज है, जहाँ पे नज़दीकी किसान लोग संपर्क कर सकते हैं और किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है और किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है कि जो भी आप मशीन इस्तेमाल करें, कम से कम उसका मैनुअल तो पढ़ लें कि कैसे इसका इस्तेमाल होना है और उस हिसाब से करें। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो नज़दीकी KVK से संपर्क करके उसकी ट्रेनिंग लें। तो सर, जो देखते हैं हम, देश जो है तकनीक की ओर बढ़ रहा है, तकनीकी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो किसानी क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा? देखिए, हमारी सरकार भी ये जानती है कि जो कृषि है इसमें जो हम मशीनीकरण करते हैं इसमें बहुत लागत लगती है, क्योंकि किसानों को 2 लाख 3 लाख ट्रैक्टर्स 8 लाख में आते हैं। और ख़ासतौर आपने देखा होगा कुछ सालों से जो हमारे दिल्ली में जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो हम बोलते हैं रेजिड्यू मैनेजमेंट की, तो उसके लिए भी जो किसान हमारे खरीदते थे कुछ मशीनें 7 लाख 8 लाख बेलर आते थे, तो सरकार की ओर से अलग से कंपोनेंट निकाला गया है जिसको हम बोलते हैं सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। मतलब ये है कि कृषि में एक अलग से सब्सिडी का स्कीम दिया गया है कृषि मशीनीकरण के लिए, जहाँ पे हमारे किसान भाई क्या है, एक तो अगर वो कोई मशीन लेते हैं उसमें सब्सिडी कंपोनेंट है 40% 50%। अगर ग्रुप में लेते हैं उसके लिए अलग से है। कोई एफपीओज है वो लेना चाहते हैं उनके लिए सब्सिडी है। उसके साथ साथ क्या होते हैं, जैसे आजकल हमारे युवा बहुत सारे चाहते हैं कि नौकरी खुद जनरेट करें, तो उनके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, वो अपना कस्टम हायरिंग सेंटर डाल सकते हैं, जहाँ पे जिसको मशीनरी बैंक के नाम से जानते हैं कि बहुत सारे मशीनों को आप ले आइए एक बैंक की तरह, किसानों को जब ज़रूरत पड़ेगी वो आपसे लेंगे, रेंट बेसिस आप उनको दे सकते हैं। तो सरकार की ओर से जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल है कृषि में मैकेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और कंटिन्यूसली सरकार इसमें किसानों के फ़ायदे के लिए सब्सिडी दे रही है, और हर एक स्टेट में उसके एक्स्ट्रा में भी कुछ सब्सिडी कंपोनेंट्स है जिसका लाभ हमारे किसान भाई लेते हैं और कृषि में मशीनीकरण की जो भूमिका है उसको सही से निभा रहे हैं। तो सर, कोई किसान अगर मशीन खरीदने जा रहा है तो उस मशीन को खरीदते समय उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो भी मशीन होना है, आप देखते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर टाइमली है। टाइमली मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आज की डेट में किसान की फसल खड़ी है और उनको फसल काटनी है, अगर वो कोई मशीन लेके आते हैं जो सब स्टैंडर्ड है, खेत में लेके गए और मशीन ख़राब हो गई, अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो मशीन खेत में ख़राब हो गई, अब कितने दिन में वो ठीक कर पाएंगे वो पता नहीं, क्योंकि कहाँ पे उसका कंपोनेंट मिलेगा। दूसरा, उसकी फसल खड़ी है, अगर कल की डेट में बारिश हो जाती है तो उनकी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। मतलब ये है कि पूरे जो साल की मेहनत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जब भी किसान भाई कोई मशीन खरीदें वो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। इसलिए सरकार की ओर से क्या है कि हर एक स्टेट में मशीनरी टेस्टिंग सेंटर्स है, मशीनरी टेस्टिंग सेंटर्स है, जिसमें क्या होता है कि हर एक मशीन का टेस्टिंग होता है और उसका एक रिपोर्ट जनरेट होता है जिसको हम टेस्टिंग रिपोर्ट बोलते हैं। तो जब भी हम किसान भाई कोई मशीन खरीदें, उनको क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए हमारी जो मशीन है ये प्रॉपरली टेस्टेड है, किस सेंटर से टेस्टेड है, और उसका रिपोर्ट वो मंगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई मशीन खरीदें, कम से कम जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे खरीदना चाहिए। किसानों को पता होता है कि किसकी मशीन ज़्यादा देर चलती है, इसलिए हमेशा 10,000 20,000 बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, सब स्टैंडर्ड लेके जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए हो सकता है कहीं पे कीमत ज़्यादा हो, लेकिन मशीन हमेशा टेस्टेड वाली लेना चाहिए और स्टैंडर्ड कंपनी की लेना चाहिए। तो सर, कृषि के किन क्षेत्रों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की ज़रूरत है? ठीक है, हमारा जो कृषि रहा है इसमें जिसको हम बोलते हैं स्क्यूड मैकेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि कुछ फसलों में अच्छी खासी मैकेनाइजेशन हुई है, अच्छा खासा मशीनीकरण का इस्तेमाल हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे धान की कटाई में, गेहूं की कटाई में, इनकी बुआई में अच्छा खासा मशीनीकरण हुआ है। लेकिन जहां आप देखेंगे हार्टिकल्चर सेक्टर, जहां हमारे फ्रूट्स आते हैं, जो ऑर्चर्ड्स है, उसमें ज़्यादा मैकेनाइजेशन नहीं हुआ है।
हमको ज़रूरत है अभी शिफ्ट होने की उन एरियाज़ में मैकेनाइजेशन करने की जहाँ बहुत कम मैकेनाइजेशन। इसी तरह हमारे जैसे सरकार की ओर से भी ज़ोर है आजकल दलहन तिलहन फसलों पे, तो इनमें भी मशीनीकरण का बहुत ज़ोर है कि इसमें भी हमको जो अभी मशीनीकरण हुआ है गेहूं में या धान में, इस तरह का मशीनीकरण हमको बढ़ाना पड़ेगा इन फसलों में भी। इसलिए अगर आप देखेंगे सरकार की ओर से भी ये है कि हमारे देश में जो मशीनीकरण है लगभग 45 से 47% है, और सरकार का ये जोर है कि 2047 तक हमको 75% करना है। तभी हम विकसित भारत की जो बात करते हैं उसमें मशीनीकरण का एक बहुत भूमिका है। लेकिन ये मशीनीकरण जिन फसलों में नहीं हुआ है उनमें करने की ज़रूरत है। हॉर्टिकल्चर है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, ये सब तरह के क्रॉप में अभी मशीनीकरण की ज़रूरत है। तो सर अंत में जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए अंत में यही कि जो देश का एग्रीकल्चर है वो फ्यूचर में इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर बनेगा। मतलब इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी के बगैर हमारा एग्रीकल्चर नहीं चलेगा। तो अगर आप अपनी जो आय बढ़ाना चाहते हो, लागत कम करना चाहते हो, आप मशीनीकरण का लाभ लें, आप मशीनी के ज़रिए काम करें खेतों में, और जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका इस्तेमाल कीजिए। और हमारे जो युवा हैं उनको भी मशीनीकरण में आगे आना चाहिए और अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं, दूसरों को भी वो रोज़गार दे सकते हैं। तो सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुना सटीक और टिकाऊ कृषि के लिए मशीनीकरण विषय पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड में। अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। यदि आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें ईमेल कर सकते हैं radiotarang@rla.du.ac.in पर। कार्यक्रम की संचालक हैं खुशी शाक्या। कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।